आज के मुख्य समाचार। कुल्लू जिले में मिलेंगे 125 नए ई रिक्शा परमिट। शिमला में CPI-M का जन सहयोग फंड संग्रह अभियान। JP नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर शिमला भाजपा में उत्साह। मांगों पर वार्ता न होने से पेंशनरों में नाराजगी। कप्तान किशन ने कांग्रेस सरकार के जश्न पर उठाए सवाल। शुरू हुआ स्केटिंग सीजन, पर्यटक और स्थानीय स्केटर उत्साहित। मंडी में जन संकल्प सम्मेलन। सुंजौली मस्जिद विवाद फिर गरमाया। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने आज टाउन हॉल में बैठक आयोजित की, जिसमें पेंशनरों ने सरकार और मुख्यमंत्री पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की। सुरेश ठाकुर ने बताया कि धर्मशाला में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में रैली निकाली थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सत्र समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर पेंशनर प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि समिति के अनुसार अब तक मुख्यमंत्री की ओर से कोई संवाद या बैठक निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने मांग की कि 17 दिसंबर से पहले पेंशनरों की JCC बैठक आयोजित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार समय पर बैठक नहीं बुलाती है तो पेंशनर सचिवालय का घेराव करेंगे। आपको पता है कि पिछले 28 नवंबर को इस पेंशनर्स हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति का 18 संगठनों का जो धरना प्रदर्शन आपने धर्मशाला में देखा था, और उसके फलस्वरूप जो हमारी एक वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके चैम्बर में हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम विधानसभा सत्र के बाद आपको 1 हफ्ते के भीतर बुलाएंगे, और ये कहा था कि हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सुरेश ठाकुर जी, इनके नाम पत्र आएगा और इनको बुलाएंगे और हम सभी को वार्ता के लिए सचिवालय में बताएगा। अभी तक सचिवालय की तरफ से ना तो कोई इनको लिखित रूप में ना मौखिक रूप से वहां से वार्ता के लिए अभी तक आमंत्रण आया है। उसी कड़ी में हम परसों उनके प्रधान सचिव जी से मिले थे, हमारा शिष्टमंडल गया था। उनको हमने जो 14 मांग पत्री सूत्र हमारी जो डिमांड्स है उनको दोहराया है कि हमने 4 बार आपको दे दिया है, और इसकी डेट 17 दिसंबर से पहले रख दी जाए, ऐसा हमने निवेदन किया है। और हमने फाइनेंस सेक्रेटरी से भी कल मुलाकात की है, चीफ सेक्रेटरी से जैसे ही वो मंडी से कल परसों आते हैं उनसे भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति की जो हमारी धरना प्रदर्शन रैली धर्मशाला में हुई, वो एक ऐतिहासिक रैली थी जिसमें 15,000 से ऊपर हमारे पेंशन बुजुर्ग 90 से ऊपर भी वहां पर उपस्थित हुए। और वो धरना प्रदर्शन जो था वो इतना बड़ा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को हिलना पड़ा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारा धरना प्रदर्शन जो लाइव हो रहा था वो देखा, विधानसभा चली थी, और जिस तरीके से हमने फैसला लिया था कि अगर हमारी या पेंशनों की मांगों को नहीं माना जाता है तो हिमाचल प्रदेश के तमाम पेंशनर, हमारे जो 18 संगठन है 12 जिलों के, वो इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। उसी कड़ी को आगे करते हुए हमारे 15,000 से ज्यादा पेंशन जो थे वो पहले पुलिस ग्राउंड में इकट्ठे हुए, और पुलिस ग्राउंड के बाद जब तालाबंदी कर दी पुलिस ग्राउंड की कि बाहर कोई नहीं निकलेगा, तो वहां पर ताले तोड़े गए और जोर जबरदस्ती से हमारे पेंशन जो थे वो जोरावर स्टेडियम विधानसभा के पास पहुंचे, और वहां पर भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। और 1 घंटे के जब हमारा 1 घंटा हो गया तो वहां से एक गाड़ी जो थी नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, जिसमें 4 MLA जो थे भारतीय जनता पार्टी के बैठे थे, उस गाड़ी का घेराव किया गया। उन नेताओं का भी घेराव जो था हमारे संगठन ने किया, और वहां पर उनको 1 घंटा रुकने के बाद उनको फिर पैदल चलने की हमने इजाजत दी कि आपने जाना है तो पैदल यहां से विधानसभा की ओर कूच करिए, बल्कि आपकी गाड़ी को नहीं जाने दिया जाएगा। ये मैसेज जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचा तो उन्होंने अपना रूट जो था गाड़ी का बदला, और वो भाई अगर रास्ते से वो विधानसभा में पहुंचे, और विधानसभा में जाकर के उन्होंने हमारे संगठन के प्रतिनिधि जितने भी थे इंक्लूडिंग माई सेल्फ विधानसभा में बातचीत करने के लिए बुलाया गया। और हमारे 45 जो भिन्न भिन्न संगठनों के नेता थे,
हम विधानसभा में गए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जाकर के वार्तालाप करी और करीब करीब पौना घंटा वार्तालाप होने पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार जो है प्रदेश की वो वित्तीय संकट से गुजर रही है और प्रदेश की सरकार के पास अभी 3-4 महीने कुछ भी देने के लिए नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम मुझे 3 या 4 महीने का टाइम दें और उसके बाद जो है बजट सेशन में आपके बारे में बातचीत करेंगे अगली, और आपकी मांगों को माना जाएगा। लेकिन हमारी जिद के मुताबिक जब हम नहीं माने, हमने कहा सर जेसीसी जो है पेंशनों की वो गठित होनी चाहिए और उस जेसीसी को 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो बुलाना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन पर ये विधानसभा का सत्र चला हुआ है और विधानसभा का सत्र जैसे ही समाप्त होता है उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जेसीसी की बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारे संयुक्त संघर्ष समिति से कोई भी वार्तालाप के लिए आज दिन तक कोई भी पत्र जो है वो नहीं भेजा है। शिमला के लोअर बाजार और मॉल रोड क्षेत्र में सीपीआईएम की टीम ने जनहित को केंद्र में रखते हुए एक फंड संग्रह अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और बड़ी संख्याओं में युवाओं ने मिलकर दुकानदारों एवं स्थानीय लोगों से सहयोग राशि एकत्र की। इस फंड संग्रह पहल में विशेष रूप से विजेंद्र मेहरा, राकेश सिंघा, फाल्मा चौहान सहित कई युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागियों ने जरूरतमंद वर्गों की सहायता के उद्देश्य से स्वयं को इस सामाजिक अभियान में समर्पित किया। मीडिया से बातचीत में सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने कहा कि सीपीआईएम जनता की पार्टी है। हम हमेशा लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए संघर्ष करते रहते हैं। समाज के जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना हमारा निरंतर प्रयास है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस तरह के जन सहयोग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे, जिससे समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को मजबूती मिल सकेगी। स्थानीय व्यापारियों और आम जनता ने सीपीआईएम के इस प्रयास की सराहना की और दिल खोलकर सहयोग प्रदान किया। एकमात्र पार्टी है देश के अंदर, आप जानते हैं, जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड का सिलसिला पार्लियामेंट में आया था, सिर्फ पार्लियामेंट में विरोध नहीं किया, सीताराम येचुरी जो हमारे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस देश के अंदर जो ये है कॉरपोरेट से पैसा इकट्ठा करने का हमारी धारा नहीं मानती है। राष्ट्र मुक्ति आंदोलन की ये जो परंपरा है उसको आज हम देश में जिंदा रख रहे हैं। हम आम आवाम से सहायता लेकर आम आवाम के पक्ष में नीतियों को परिवर्तित करने के लिए ये जनगुराई इस तरीके से करते हैं। लोगों से नाता भी जोड़ते हैं, रिन्यू भी करते हैं साल में, और सरकार और सरकार के तंत्र की नीति जनता के पक्ष में तब्दील करने के लिए, मेहनत कश के पक्ष में तब्दील करने के लिए। ये देखिए रेहड़ी फड़ी में जो गरीब आदमी अपनी जीवन यापन को चलाने के लिए दिन भर मेहनत करते, उसके पक्ष में, किसान मजदूर के पक्ष में, नीति छात्र के पक्ष में बने, नौजवान के, महिला के। इसलिए ये हम लोगों से नाता रिश्ता भी जोड़ते हैं और उनसे मदद भी मांगते हैं जो लोग खुल के हमें दे रहे हैं। मंदी बहुत गहरी है लेकिन उसके बावजूद लोग ये समझ रहे हैं और मदद कर रहे हैं। कुल्लू जिले में अब ई रिक्शा संचालित किए जा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने 125 नए ई रिक्शा परमिट जारी करने का निर्णय लिया है। नए परमिट मिलने से जिले के युवाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इस संबंध में सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को यात्री अनुबंधित कैरेज परमिट के माध्यम
माध्यम से ई रिक्शा परमिट जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार जिला कुल्लू के विभिन्न उपमंडलों में परमिट इस प्रकार से जारी किए जाएंगे। कुल्लू 30 परमिट, भुंतर में 15 परमिट, बंजार में 20 परमिट, मनाली में 30 परमिट और पतली कूहल में 15 परमिट, नगर में 15 परमिट संचालित किए जाएंगे। इन उपमंडलों में फिलहाल केवल ई रिक्शा के लिए नए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। परमिट प्राप्त ई रिक्शा का संचालन संबंधित उपमंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक सीमित रहेगा। एक बार किसी ई रिक्शा को जिस उपमंडल में संचालन की अनुमति मिल जाती है, उसका मुख्यालय स्थायी रहेगा। इसे किसी भी स्थिति में बदला या शिफ्ट नहीं किया जा सकता। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित सीमा से बाहर परिचालन करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश भंडारी ने कहा कि इस कदम से न केवल जिले में पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला के अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश के सपूत जेपी नड्डा आगामी 13 दिसंबर को शिमला के पीटर रॉक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला संगठन ने विशेष तैयारियां भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जेपी नड्डा पहली बार हिमाचल आ रही है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा ने पूरे देश में भाजपा का डंका बजाया है। शिमला जिला से कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और उनका यह दौरा संगठन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। केशव चौहान ने कांग्रेस सरकार पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार आपदा से प्रभावित मंडी में अपने विफल 3 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर आगामी चुनावों के लिए ऊर्जा भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी बिहार में प्रचंड जीत के बाद पहली बार हिमाचल के ऐतिहासिक दौरे पर आ रहे हैं। 12 दिसंबर की रात सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला पहुंचेंगे और पीटरहॉफ के ग्राउंड में 13 दिसंबर को सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत अभिनंदन होगा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। 13 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के नए राज्य स्तरीय कार्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सपूत का देवभूमि में भव्य स्वागत अभिनंदन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं दूसरी ओर कर्ज में डूबी कांग्रेस सरकार जन पतन के 3 साल का जश्न मना रही है, जहां एचआरटीसी का घाटा 2200 करोड़ के पार है और 9000 पेंशनरों का लगभग 500 करोड़ लंबित है। कर्मचारियों के मेडिकल बिल और दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उसके बावजूद भी रैली के लिए 1500 बसों का झोंकना जनता के साथ खुला विश्वासघात है। 11 दिसंबर को आधा हिमाचल बस सेवा से वंचित रहेगा। छात्र, कर्मचारी, मरीज, मजदूर सबसे ज्यादा इस रैली से प्रभावित होने वाले हैं। पहले से बुक ऑनलाइन टिकट, यात्रियों का पैसा, समय सब बर्बाद करने वाली ये सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो ये बताए कि जो बसों का किराया है वो कहां से देगी। जब आपके पास पेंशनरों को देने के लिए पैसा नहीं है तो ये किराया कहां से दिया जाएगा। ये जश्न नहीं, वित्तीय पाखंड और संवेदनहीनता की मिसाल है। जनता की सुविधा पर राजनीति का बुलडोजर चलाया जा रहा है। लाभार्थियों पर रैली में आने का जबरदस्त दबाव है। मंत्री खुद प्रभारी बनकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह लोकतंत्र का खुला अपमान है। कांग्रेस जनता को राजनीतिक तमाशे का हिस्सा बना रही है। सरकारी ताकत से भीड़ जुटाना कांग्रेस की तानाशाही और मानसिकता को दिखाता है। धन्यवाद। हमदर्शन टीवी से बातचीत के दौरान शिमला के स्थायी निवासी और सेना से सेवानिवृत्त कप्तान
किशन ने कांग्रेस सरकार द्वारा मंडी में 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित किए गए जश्न पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक और फंड की कमी का हवाला देकर कर्मचारियों के वेतन और जनता की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर जश्न मनाने में लाखों रुपए के खर्च किए जा रहे हैं। कप्तान किशन ने कहा कि जश्न में खर्चा किया जा रहा है, पैसा जनता की जरूरतें पूरी करने में इस्तेमाल हो सकता था और यह वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका दिया था। अब उन्हीं की जरूरतों पर खर्च रोककर कार्यक्रमों पर पैसा बहाया जा रहा है। नमस्कार मैम, मैं किशन लाल ठाकुर, ऑनरी कैप्टन पूर्व सैनिक। तो जो मेरी अपनी सोच है मैम, उस पे मैं बोलना चाहूँगा कि चलो सबसे पहले तो हम कांग्रेस पार्टी को और प्रदेश की सरकार को और प्रदेश की जनता को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा किया, उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आम जनता के द्वारा या हमारी जो खुद की सोच है वो भी बोलती है कि ठीक है जश्न मनाओ, मनाना भी चाहिए, बनता है। लेकिन प्रदेश की आज की जो मौजूदा पोजीशन है, जो मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन है, स्थिति है, वो उचित नहीं है। वो आप ही बोलती, सरकार ही बोलती है, हम उसके माध्यम से ही हम बोल रहे हैं, जो हम सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके आधार पर हम ये बोल रहे हैं। सरकार बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, ऑफिसों में स्टाफ नहीं है, और जो एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके लिए सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, उसकी कमी है। और जो पेंशनर है उनको काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से अनशन पे अपने मांगों को लेके डेली कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से अपना हक मांगने के लिए। तो वहाँ पे सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि भाई सरकार को पहले जिन्होंने सरकार को चलाने में जो प्रदेश की आज मौजूदा स्थिति है वो किसकी वजह से है, उसमें सरकार का तो चलो रोल होता ही होता है, उसको डेवलप करने में, बिल्डअप करने में, किसी भी संस्था को या प्रदेश को या किसी भी देश को। लेकिन उसमें एक जो एम्प्लॉई होता है, एक किसान होता है या कोई भी, उसका हर एक इंसान का उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होती है। तो पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी में उनको भी देखना चाहिए कि भाई आप उस फंड को जो आपके पास है उसको पहले, जिनको ज़्यादा नीडी है उनको उस काम को पहले पूरा करें। बाकी जो हम अननेसेसरी जो काम है उसको ना करें। जो इतना बड़ा जब प्रोग्राम करने की मुझे नहीं लगता था कि आवश्यकता है। आज मैं सुबह अपने गांव से आया हूँ, हमें ये पता नहीं था कि ट्रांसपोर्ट के, हम बस के वेट में खड़े, और भी बहुत सारे लोग खड़े थे, हम बस का वेट कर रहे थे, लेकिन बस नहीं आई। 15 मिनट ऊपर हो गए, फिर पूछा भी बस नहीं आई। तब फिर किसी को कनेक्ट किया कि भी बस, बोलो जी बस तो आएगी नहीं, तो मंडी गई हुई है रैली में। तो देखो इससे क्या है कि आम जनता जो है प्रभावित हो रही है। तुम रैली करनी है, कोई प्रोग्राम करना है, तुमने बसों को ले जाना, ले जाओ, लेकिन आम जनता के बारे में भी, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उस तरह के हरास हो रहे, कईयों ने हॉस्पिटल जाना है, कईयों ने ड्यूटी जाना है, कोई डिलीवरी केस है, कोई कुछ है, कैसे जाएंगे लोग? सुविधा है नहीं। बसें लगा दी उसमें प्रोग्राम के लिए, जनता को वो नहीं कराया गया, उसके बारे में अवगत नहीं कराया गया। तो ये एक बहुत गलत बात है और शर्मनाक बात है, जो कि उचित नहीं है प्रदेश सरकार के लिए भी। और मैं तो ये बोलता हूँ कि बिल्कुल हम तो उसकी निंदा करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे जो ये अपना जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका हम तो उसके वो बोलते हैं कि इस तरह के फालतू खर्चे ना करके उस पैसे को, फंड को कहीं उचित जगह में लगाए। जिसको पैसा, आपने लायबिलिटी आपके ऊपर है, उसको पैसा दे। आप बोलते हैं ठेकेदार को पैसा देने के लिए, ठेकेदार को पैसा देने के लिए नहीं है। वो पैसा सरकार वो कहाँ से काम करेगा? वो उसके ऊपर तो ईपीएफ की लायबिलिटी है, ईएसए की लायबिलिटी है, जीएसटी की लायबिलिटी है। वो अपने ड्यू टाइम के ऊपर पे नहीं करेगा तो उसको तो उसके ऊपर चार्जेस पड़ेंगे, डैमेज पड़ेंगे, पेनल्टी पड़ेगी, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो कहाँ से देगा?
ये बहुत गलत बात है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये सही टाइम के ऊपर, चाहे एम्प्लॉयर है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे पेंशनर है, चाहे कोई भी जिसका जो लाभ जिस माध्यम से जो होने वाला उसको समय पे देना चाहिए। और फालतू के खर्चे से हम वो करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी हम प्रदेश सरकार को मुबारकबाद देना चाहेंगे उनके इस जश्न के लिए। संजौली मस्जिद को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो चुका है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि संजौली में मस्जिद जिस भूमि पर बनी है वह राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन मस्जिद के नाम दर्ज है, इसीलिए भवन अवैध नहीं है। संगठन ने कहा कि मस्जिद पूरी तरह वैधानिक है और इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। वहीं हिंदू संघर्ष समिति ने इस दावे को झूठ का पुलिंदा और सरकार की लिखी स्क्रिप्ट बताया है। समिति के प्रवक्ता ने कहा कि मुस्लिम पक्ष 4 न्यायालयों में हार चुका है और कहीं भी उनकी दलीलें स्वीकार नहीं हुई हैं। उनका आरोप है कि बिना वैध स्वामित्व के नक्शा पास होना संभव नहीं है। ऐसे में नीचे की मंजिलों का नक्शा पास करवाने की बात पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। समिति ने मुस्लिम पक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। प्रवक्ता ने 29 दिसंबर 2006 की एक पुरानी समाचार रिपोर्ट और कथित कोबरा स्ट्रिंग का उल्लेख करते हुए मौलाना मुमताज पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद कमेटी ने अतीत में हाई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया और संजौली मस्जिद विवाद में खुद ही एफिडेविट तैयार कर 3 मंजिलें गिराने की मांग की थी। विवाद के बढ़ते स्वर में दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप ने संजौली क्षेत्र में तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मेरे पास इस वक्त ये 29 दिसंबर 2006 का एक पंजाब केसरी में छपी खबर है कोबरा पोस्टिंग से। तो माननीय हाशमी जी और मुमताज जी, क्या आरोप लगे थे इसमें? क्या स्टिंग हुआ था आपका? क्या हज का कोटा बढ़ाने के लिए आप 50,000 25,000 लेने के आरोप आप पे नहीं लगे थे? यह आपकी वास्तविकता है। पूरे मुस्लिम समाज में आपकी क्या इमेज है ये हमें मालूम है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों की एक्टिविटीज थी। और मौलाना मुमताज जी, आपको रिटायर हुए कितने समय हो गए? आपने वक्फ की संपत्ति पर से अपना कब्जा नहीं छोड़ा। माननीय हाई कोर्ट तक से आप केस हारे। शायद आपको 43 लाख 45 लाख क्या देने का आदेश हुआ, आपने दिया नहीं दिया वो भगवान जाने। पर वक्फ बोर्ड के साथ आपने क्या सेटिंग की? धर्मशाला में जाकर वो जो केस है वो भी विड्रॉ हुआ। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आपने वक्फ को संपत्ति पैसे दिए या नहीं दिए। कौन लोग हैं आप? जब संजौली में मस्जिद कमेटी ने एफिडेविट फाइल किया था कि हमें ऊपर की 3 मंजिलें गिराने का आदेश दिया जाए, तो नजाकत अली हाशमी जी आप जिला न्यायालय में गए अपील करने। आप लोगों की मंशा ही सद्भाव को खराब करने की है। आप लोगों की मंशा ये है कि ये जो विवाद है ये बढ़ता रहे और समाज में अराजकता का माहौल रहे। कौन आप लोगों के पीछे है? कौन आप लोगों को चला रहे हैं? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। इस संजौली के अवैध मस्जिद को लेके आपने दिल्ली में कौन कौन सा दरवाजा नहीं खटखटाया? इसको रेगुलर करवाने के लिए आपने क्या क्या खेल नहीं रचे? आपके पूरे कच्चे चिट्ठे आज हमारे पास है। इसके अलावा एक और खबर भी है, अमर उजाला में छपी खबर है कि हरियाणा के फर्जीवाड़े के आरोपी को बना दिया मस्जिद का मौलवी। क्या संबंध है आपका इस खबर से? अरे आप लोगों की नीयत में ही खोट है। आप लीगल इलीगल की बात कर रहे हो। कल आपने जिस जगह पे पत्रकार वार्ता की है, बालूगंज का वो मदरसा पिछले 50 सालों से चल रहा है, वो भी इलीगल है, वो भी मान्यता प्राप्त नहीं है। आपकी सारी एक्टिविटीज इलीगल है। आप संजौली की मस्जिद को लीगल कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। ये जो झूठे कागज आप कल दिखा रहे थे, ये कागज आपने न्यायालय में क्यों नहीं दिखाए ये बताइए। इसलिए जनता को जो गुमराह करने की नजाकत अली हाशमी और मौलाना मुमताज आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।
साफ और स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, पूरे के पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आपकी क्या इमेज है वो हमें मालूम है, आपकी छवि क्या है वो हमें मालूम है। आपको बेनकाब करने के लिए हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, परंतु मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपने मुस्लिम समाज के अंदर जो किया वो किया, उससे हमें लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड के आपने क्या देने थे क्या नहीं देने थे उस बात से भी हमें लेना देना नहीं है। हमें इस बात से लेना देना है कि आप हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम मत करें। अगर आप हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे तो उसका नतीजा भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर आज मंडी के पडर मैदान में जन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश भर से आए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया और आगामी 2 वर्षों का रोड मैप जनता के सामने रखा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब उन्होंने सत्ता संभाली तब 3 प्रमुख आर्थिक चुनौतियां उनके सामने थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ कर गई। इसके अलावा छठे वेतन आयोग का 10,000 करोड़ का एरियर भी मौजूदा सरकार को वहन करना पड़ा। आपकी तो डबल इंजन सरकार थी, फिर इतना कर्जा क्यों लेना पड़ा? सीएम ने यह भी दावा किया कि सरकार ने जनता के सहयोग से इस चुनौती का सामना किया और वित्तीय अनुशासन की दिशा में कठोर कदम उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के 2 साल बाद केंद्र से केवल 2,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियम बदलकर आपदा प्रभावितों को देश का सबसे अच्छा राहत पैकेज दिया। सुक्खू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कुछ नेताओं ने चुने हुए विधायकों को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जनता और भगवान के आशीर्वाद से कांग्रेस की संख्या फिर से 40 हो गई। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने मेरी ऑल्टो कार का मजाक उड़ाया था, लेकिन 2027 में जीत कर हम 52 वॉल्वो में विधानसभा आएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने संबोधन में भाजपा और अफसरशाही दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता दिल्ली जाकर 1500 करोड़ की घोषणाओं को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ओपीएस को लेकर स्थायी कानून बनाया जाए ताकि इसे कोई बंद ना कर सके। मैं जब मुख्यमंत्री बना मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी उस महान पार्टी की विचारधारा का, जिस महान पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई। और जब देश को बनाने की बात आई तो कांग्रेस के 2 बड़े महान नेताओं ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया। और इस सरकार में पहला हमने जो काम किया और देश का पहला ऐसा कानून बनाया, जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। और आज 3 साल के अंतराल के बाद वो 6,000 बच्चे आज अपने जीवन यापन कर रहे हैं। जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं सरकार फीस दे रही है, हॉस्टल में रह रहे हैं सरकार फीस दे रही है। और जिस तरह अपने परिवार के बच्चों को 4,000 रुपये पॉकेट हम हर महीने की देते हैं, हमारी सरकार हर बच्चे को 6,000 को 4,000 रुपया महीना पॉकेट मनी की दे रही है, साल के 48,000 रुपया दे रही है। हमारी गारंटियों की बात करते हैं। मुझे जब से मैं राजनीति में हूं चुनौतियां मिलती रही है और जब मुख्यमंत्री बना 3 चुनौतियां मेरे सामने खड़ी थी। एक चुनौती की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहली चुनौती, अधिकारियों की बैठक लेने के बाद पता लगा, जो आज सोशल मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो चक्कर के बीजेपी के कार्यालय में 20 लोग बिठाए हैं मेरे खिलाफ, उनको मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने इस प्रदेश की गरीब जनता पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा। उस कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि कर्जे की किस्त की अदायगी करनी है,
मूलधन की अदायगी करनी है, ब्याज की अदायगी करनी है, हमें कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। उनके नेता हमको कहते हैं कि 1 लाख कर्जे में डुबो दिया। आपकी तो डबल इंजन की सरकार थी, आप कैसे 75,000 करोड़ रुपए के कर्जा हम पर छोड़ के गए? हम उस चुनौती से भी लड़े। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 6th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दे दिया गया। नोटिफिकेशन कर दी गई चुनावों से पहले जून 2022 में, और उनका एरियर 10,000 करोड़ रुपए का, यह सोचकर छोड़ दिया कि दोबारा हमारी सरकार आएगी और 10,000 करोड़ रुपए का एरियर 75,000 और 10,000 85,000 करोड़ रुपया हम पर छोड़ कर गए। यह आर्थिक चुनौती थी। मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मंत्रिमंडल के सब सदस्यों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस आर्थिक चुनौती का सामना किया। सभी कांग्रेस के विधायकों ने सामना किया और प्रदेश की जनता ने सामना किया। फिर हमारी एक सामाजिक सुरक्षा की वेदना थी। मैं किसान का भी बेटा हूं, कर्मचारी का भी बेटा हूं। हमने कहा कि पहली कैबिनेट में ओपीएस देंगे। अगर हमने राजनीतिक लाभ ही लेना होता, राजनीतिक फायदे की बात ही करनी होती, तो हम ओपीएस 2027 में देते। लेकिन हमने कहा नहीं, हम अपने बुजुर्गों को हाथ फैलाने नहीं देंगे। जिन्होंने प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, वो बुढ़ापे के बाद अपने परिवार के सामने हाथ फैलाए, किसी और के सामने हाथ फैलाए। ये दृष्टिकोण कांग्रेस की सरकार का नहीं हो सकता। पहली कैबिनेट में ओपीएस दिया, और जो रिटायर हो चुके थे उन्हें पेंशन सिर्फ 3,000 रुपया मिलती थी। ओपीएस के बाद 30,000 रुपया पेंशन मिलनी शुरू होगी। जहां बुजुर्गों का घर में भी कम आदर होता था, पेंशन मिलने के बाद उनके पोते भी पढ़ने लग पड़े और उनकी जो जीवन है वो सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। केंद्र की सरकार ने क्या किया? ओपीएस देने के बाद 1,600 करोड़ रुपए हमारे बंद कर दिए। हमने उस चुनौती का भी सामना किया। ये आर्थिक चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पैदा की गई थी, ये सब आप लोगों की सहारे हमने उसको जीता है। मैं अभी मुख्यमंत्री बना ही था, इतिहास की आजादी के बाद सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आन पड़ी। 2023 में कुल्लू में भयंकर बाढ़ आई, पूरा कुल्लू अस्त व्यस्त हो गया। मैं 4 दिन कुल्लू में बैठा। मैं 3 साल के जो घटनाक्रम है इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं। 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, सड़कें टूटी हुई थी, दिल्ली से एम्बेसडरों के फोन आ रहे थे। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर जी, भुवनेश्वर गौड़ जी दिन रात युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे थे। हम जब पहुंचे, हमने सड़कें तक खुलवाई, उप मुख्यमंत्री ने पानी की योजना लाई, शिक्षा मंत्री हमारे हर गांव तक पहुंचे, सारा मंत्रिमंडल पीठ सब वहां था। अब कैसे लोगों को बचाया जाए, पहला कर्तव्य यह था। और हमने जहां एयरफोर्स वालों ने मना कर दिया, हमारे दो मंत्री किसी सरकार में मंत्री नहीं जाते इतने समय थे। जगत सिंह नेगी जी उस समय मंत्री थे और सीपीएस हमारे संजय बस्ती उस समय थे। जगत सिंह नेगी जी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये चंद्रताल के 300 लोगों को रात के -5 डिग्री में निकालकर वापिस लाए और उन्हें घर पहुंचाया। ये संवेदनशील सरकार है। ये नैतिकता का जो लोग पाठ पढ़ाते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, वो सब भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। जो लोग
राजनीति में सच्चे सेवक होते हैं, वो ना घबराते हैं, ना हमें किसी से घबराने की जरूरत है। आप लोगों का अगर हमें साथ है, मैं दावे के साथ कर सकता हूं 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। लंबे इंतजार के बाद शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंग में स्केटिंग सीजन औपचारिक रूप से 4 दिसंबर से शुरू हो चुका है। रिंग में बर्फ पूरी तरह जम जाने के बाद स्थानीय स्केटर और पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। अब सुबह और शाम दोनों के समय स्केटिंग का पूरा आनंद लिया जा रहा है। हर साल स्केटिंग का सीजन दिसंबर में शुरू होता है, लेकिन इस बार ठंड बढ़ने से सेशन पिछले वर्ष की तुलना में 6 दिन पहले ही शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 2024 में 9 दिसंबर को ट्रायल हुआ था, किंतु इस वर्ष ट्रायल भी समय से पहले सफल रहा है। आइस स्केटिंग रिंग शिमला की सर्दियों का प्रमुख आकर्षण है। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और युवा हर साल इस सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिसंबर से जनवरी तक रिंग में स्केटिंग का रोमांच चरम पर रहता है और देश विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं। आइस स्केटिंग रिंग के महासचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि स्केटिंग का ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया है। बर्फ की क्वालिटी उत्कृष्ट है और स्केटिंग की सुबह व शाम दोनों की शिफ्टें शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटक और स्थानीय स्केटर्स दोनों सहजता से अपने मनचाहे समय में स्केटिंग का आनंद ले सकेंगे। मेरा नाम रजत मल्होत्रा है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ शिमला आइस स्केटिंग क्लब में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आइस स्केटिंग शुरू हो गई है। इस बार एक तो हमने 1 हफ्ता पहले शुरू की है स्केटिंग, मौसम ने साथ दिया और हम 1 हफ्ता पहले कर पाए। और आज हमने 8 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं अपने, जिसमें से 1 सेशन इवनिंग का हुआ है और बाकी 7 सेशंस मॉर्निंग के हुए हैं। तो मॉर्निंग सेशंस का स्केड्यूल जो है वो इनिशियली हम सिर्फ 1.5 घंटा स्केटिंग दे रहे थे, पर आज से वो 2 घंटा हो गया है। तो 8 से 9:30 था इनिशियली, अब 8 से 10 हो गया है। और इवनिंग में भी हमने शुरू कर दिए। इवनिंग हम 6:30 ऑनवर्ड्स दे रहे हैं। 1 घंटे की स्केटिंग दे रहे हैं अभी। जैसे मौसम और साथ देगा तो हम 1.5 घंटा या 2 घंटे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशंस और आइस कंडीशंस। जी, पर्यटक तो कैजुअल स्केटिंग के लिए आते हैं, वो उसका सेशन जो है हमारा पर सेशन हम 300 रुपीज़ चार्ज करते हैं उसमें। और पर्यटक तो वही कैजुअल स्केटिंग करके जाते हैं। और जहाँ तक हमारे मेंबर्स की बात है तो 300 प्लस मेंबर्स हमारे पास हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में ये अच्छी गिनती जाएगी इसमें। स्केट्स प्रॉपर हैं और वीकेंड में या टूरिस्ट सीजन के लिए हम पूरा उनको केटर कर सकते हैं। टाइमिंग्स तो यही रहेंगी जी, टाइमिंग्स में कोई चेंज नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे मेंबर्स होते हैं जो इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आए, वो उनके पास मैक्सिमम के पास अपने स्केट्स हैं, कुछ ने स्केट्स हायर किए हुए हैं हमारे से। लेकिन फिर भी अगर पर्यटक आते हैं तो हमारे पास एम्पल ऑफ स्केट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हम उनको इक्विपमेंट दे सकते हैं स्केटिंग के लिए।